आप इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे बेटे। द गवर्नमेंट हैज levied 2% एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस with effect from 2004 and 5. The revenue from this is spent on providing elementary education in the country. और हमने आपको यहाँ पर दो बातें बताई बेटे, एजुकेशन सेस 2%, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1%, टोटल 3% हो गया था बेटे। अब गवर्नमेंट ने बेटे क्या एस्टिमेट किया था, गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेस लगाने के बाद क्या एस्टिमेट किया, मैंने आपको सेस का मीनिंग भी लिखवा दिया था। इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स एंड एन एडिशनल लेवी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेज फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बेटे वो स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, उसी के लिए बेटे सेस लगाया जाता है। अब गवर्नमेंट ने जब ये सेस लगाया बेटे, एजुकेशन सेस हम लोगों के ऊपर लगाया गया, तो गवर्नमेंट ने क्या एस्टिमेट किया था, गवर्नमेंट ने ये एस्टिमेट किया था कि हमारे पास कितना अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। मैं उसकी चर्चा आपसे कर रहा हूँ, आप इसी के आगे लिखेंगे बेटे। द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड to get revenue of 4,000 to 5,000 crore, and the entire amount was allocated for spending on elementary education. गवर्नमेंट ने बेटे ये एस्टिमेट किया था कि 4,000 से 5,000 करोड़ रुपया हमारे पास कलेक्ट होगा, जिसको हम लोग एजुकेशन के पर्पस के लिए खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, इन एडिशन टू दिस अमाउंट, द गवर्नमेंट sanctions the government sanction a large outlay for the promotion of higher education and new loan scheme for students to pursue higher education. बेटे एजुकेशन सेस के अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी अमाउंट को सेंक्शन किया, एक लार्ज अमाउंट को सेंक्शन किया हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, स्टूडेंट्स को न्यू लोन स्कीम्स बताने के लिए, नए तरीके से लोन दिया जाएगा उसके लिए, जिससे कि वो अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हेडिंग डालेंगे, सारे स्टूडेंट साथ साथ लिखेंगे बच्चे। एजुकेशनल achievements in India.
एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजों को अचीव कर लिया है एजुकेशन की फील्ड में, हम उसके लिए बेटे एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स 1990, 2000, 2005 to 10, adult literacy rate, adult literacy rate, male, female। 1990 में 61.9% था मेल के लिए, फीमेल का था 37.9%। 2000 के अंदर बेटा मेल का हो गया परसेंटेज 68.4, फीमेल परसेंटेज हो गया 45.4। 2005-10 आते आते 76.7, 54.9। नेक्स्ट इज प्राइमरी, कंप्लीशन रेट, जो बेटे प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। मेल, फीमेल 78%, 61%, 85 हो गया, 69 हो गया, देन 96 हो गया, 95। नेक्स्ट इज यूथ लिटरेसी रेट, मेल फीमेल 76.6, 54.2, 79.7, 64.8, 88, 74। सर ये टेबल हमें लर्न करनी है? हाँ बेटा आपको बिल्कुल लर्न करनी है। जनरली एजुकेशनल achievements in a country are indicated in terms of adult literacy level, primary education completion rate, and youth literacy rate, the statistics for these indicators for the last 2 decades
are given in the table above. ठीक है सर। सर आप प्लीज हम लोगों को इनका मीनिंग भी बता देंगे, अगर हमसे 1 मार्क में पूछ लिया गया अडल्ट लिटरेसी रेट क्या है, प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या है, या यूथ लिटरेसी रेट क्या है, तो हम इसका मीनिंग क्या लिखेंगे? बेटे मैं आपकी भावनाओं को समझ जाता हूं, इसलिए मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सारी चीजें कंप्लीट करते हुए आगे चल रहा हूं। देखो मैंने यहाँ पे सितारा बनाया, अडल्ट लिटरेसी रेट, adult literacy rate refers to the ratio of literate adult population to the total adult population in the country. To the total adult population in a country. ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट, primary completion rate is the percentage of students completing the last year of primary school Point number 3, youth literacy rate is the percentage of people ages between 15 to 24 who can with understanding read and write a short simple statement on their everyday life, on their everyday life. ठीक है सर। Youth literacy rate is the percentage of people ages between 15 to 24 years who can with understanding, जो बातों को समझ सके, read and write a short and simple statement on their everyday life. अगर वो अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर बेटा लिखना पढ़ना जानते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं, कोई सेंटेंस उनके सामने दिया जाए, पैराग्राफ दिया जाए, उन बातों को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हम उसको यूथ लिटरेसी रेट कहते हैं।
प्राइमरी कंप्लीशन रेट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल। वो अपने प्राइमरी स्कूल का अगर लास्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसको प्राइमरी कंप्लीशन रेट में ले आते हैं। ठीक है सर। बेटे अगर आपको कोई बोले कि आप 1990 से लेकर 2005-10 तक अपने डेटा को कंपेयर करें, तो कंपेयर करना बहुत आसान है। इन केस ऑफ मेल, द अडल्ट लिटरेसी रेट इंक्रीज फ्रॉम 61.9% to 68.4% in 1990 and increased to 76.7% in 2005-10। जी सर, हम ये लिख देंगे। In case of females, the literacy rate increased from 37.9% to 45.4% and then 54.9% in 2005-10, which is still far below the satisfaction level। satisfaction level से भी बहुत पीछे है बेटे। अडल्ट लिटरेसी रेट के अंदर फीमेल का जो रेट चल रहा है, देखो बेटे 54.9% है। 100% मैक्सिमम होता है बेटे, देखो अभी भी हम लोग कितना पीछे हैं। जी सर, हम इस बात को तो लिख देंगे सर, आप इस बात की चिंता ना करें। ठीक है बेटे। बेटे मैंने आपको यहाँ पर इन एडिशन टू दिस अमाउंट द गवर्नमेंट सैंक्शन एंड लार्ज स्केल हायर एजुकेशन के लिए किया था। आप यहाँ बेटे एग्जाम्पल भी लिख लो। आपसे अगर एग्जाम्पल पूछे कि बताइए कौन कौन से हायर एजुकेशन के संस्थानों को बनाया गया, तो बेटे एनसीईआरटी, आई होप आपको इसकी फुल फॉर्म तो पता होगी, आप वही बुक्स पढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज बेटा यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई। एआईसीटीई, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आप इस बात को जरूर देखेंगे कि वो कॉलेज एआईसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है सर। लिख लें बेटा, लिख लें, मैं नहीं जा रहा हूँ आगे। लास्ट टॉपिक बेटे हमारे इस एजुकेशन कॉन्सेप्ट में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशन। बच्चे कह रहे हैं अभी हमने पीछे नहीं लिखा है। लिखे बेटे, आपको मैं पूरा समय दे रहा हूँ, आप घबराए नहीं, ये लिखिए बेटे।
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशन, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब इंडिया के अंदर देखते हैं हम लोग क्या क्या इंडियन एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। मैं आपको फिर बोलूंगा इस बात को, मैं अभी तक जो आपको बात लिखवाऊंगा बेटे, मैं वहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन आफ्टर नवंबर सिलेबस के कंप्लीशन के बाद जब हम लोग करंट अफेयर्स की बात करेंगे बेटे, मैं वहां पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। मैं आपसे वहां पे डिस्कशन करूंगा बेटे, मैं आपसे वहां पे डिस्कशन करूंगा जो गवर्नमेंट ने कोरोना के लिए पैसा स्पेंड किया है, हर सेक्टर को दिया है, जितना रिलीफ फंड प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से गया है या गवर्नमेंट की तरफ से गया है, वो सारे करंट अफेयर्स की बातें हम लोग नवंबर आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन हम लोग जरूर करेंगे। और आपको मैं सारी बातें लिखवाऊंगा बेटे, उसके लिए आप लोग एक अलग से रजिस्टर बनाएंगे, मैं पूरी करंट अफेयर्स आपको सारी चीजों के इस साल के लिखवा दूंगा जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है सर। Future prospects in education. The following areas concerning the Indian education sector needs to be addressed. Point number one. Point number one, बच्चों, education for all. हर किसी को पढ़ने का अधिकार मिले, हर किसी को पढ़ाया जाए, एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन लेवल जो इंडिया के अंदर है बेटे, जो अडल्ट या यूथ एजुकेशन हम बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो अभी भी वो बहुत पीछे है बेटे, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक। लेकिन हम लोग अभी भी बेटे बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अभी भी नई नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, नई नई बातें हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए लॉज हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हर किसी को पढ़ा लिखा बनाया जा सके, एजुकेशन फॉर ऑल की जा सके बेटे। हम लोग उसके ऊपर बहुत सारी चीजों को लेकर आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर, गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को डायरेक्ट किया है, डायरेक्टिव नेचर के अंदर लेकर आई हैं, बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि इंडिया के अंदर हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड, हर कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा हो। तो हम पहला तो पॉइंट यही लिखेंगे बेटे, जो हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल। ओके सर। मैं इसको आसान भाषा में लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लिखें बेटे, एजुकेशन फॉर ऑल। ऑल्दो द एजुकेशन लेवल इन इंडिया although the education level in India has risen for both, इंक्रीज हुआ है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लेकिन फॉर बोथ adults as well as for youth. Still, the number of illiterates in India is as much as the population was at the time of independence. लेकिन अभी भी इतने illiterate इंडिया में हैं जितनी हमारी पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम थी बेटे, for both adult as well as for the youth. Still the number of illiterates in India is as much as the population was at the time of independence. Okay, sir. In directive principle of constitution, it is to noted that the government should provide free and compulsory education
for all children up to the age of 14 years within 10 years from the commencement of the constitution. ये बेटा लिखा गया था उस वक्त कि इंडिया के अंदर 14 साल की उम्र तक कंपलसरी और फ्री एजुकेशन सबको दी जाए. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा गया था. लेकिन बेटा आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई पढ़ना नहीं चाहता. हर कोई प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है. गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई नहीं पढ़ना चाहता, जबकि वहां पर बहुत मिनिमम फीस आप लोगों से ली जाती है और बहुत कम फीस गवर्नमेंट वहां चार्ज करती है. इनफैक्ट फीस ना के बराबर चार्ज की जाती है, फिर भी कोई बेटे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना चाहता है. इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of the constitution, it is noted that the government should provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 years within 10 years from the commencement of the constitution. ये लिखा गया था बेटे कि जब हमारा संविधान बना था उसके 10 साल के अंदर अंदर तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 14 साल की उम्र तक हर किसी के लिए एजुकेशन कंपलसरी है और बेटे वो फ्री. प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. अगर बेटे इसको फॉलो कर लिया जाता, अगर हम इस बात को फॉलो कर लेते तो अब तक बेटे इंडिया के अंदर 100% लिटरेसी रेट होता. If the above directive was followed by the government, अगर बेटे इसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देती और इसको फॉलो कर लेती तो अब तक इंडिया में 100% लिटरेसी रेट होता. देन इंडिया वुड हैव achieved 100% literacy up to now. If the above directive principle of constitution was followed by the government, was followed by the government, was word लिखा है बेटे, was followed by the government, then India would have achieved 100% literacy up to now. इंडिया के पास बेटे 100% लिटरेसी होती अब तक. 100% लिटरेसी. ठीक है सर. सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा बेटे? मैं नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा आपसे कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं बेटे. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2, जेंडर इक्विटी.
पॉइंट नंबर 2, जेंडर इक्विटी। बेटे फीमेल्स को भी पढ़ने का अधिकार दिया जाए। हम लोग हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर इक्वलिटी की बात करें। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बेटे फीमेल्स के साथ वो ना किया जाए। हर किसी को पढ़ने का अधिकार हो। जेंडर इक्विटी की बात की जाए, जेंडर इक्वलिटी की बात की जाए। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना, यहाँ डिफरेंस ना किया जाए बेटा मेल और फीमेल्स को लेकर। यहाँ पे अपनी आप सोच के दायरे को बढ़ाएं, पॉजिटिव डेवलपमेंट ले बेटे जेंडर इक्विटी को लेकर, और प्रमोट करें एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया, जो हमारे लिए बहुत जरूरी भी है बेटे, और उस जरूरी था भी। ठीक है सर। द डिफरेंस इन literacy rates between males and females are narrowing, कम किया जाए, signifying a positive development in gender equity. Signifying a positive development in gender equity. Still the need to promote, अभी भी बेटे बहुत need है. Still the need to promote education for women in India is eminent for various reasons. बहुत जरूरी है बेटे, और उसके बहुत कारण is eminent for various reasons, which are as follows. वो कारण क्या है बेटे? जेंडर इक्वलिटी के अंदर मेल्स फीमेल्स को एजुकेशन देना, वुमेन को एजुकेशन देना, अभी उसको बहुत प्रमोट करना चाहिए। उसके कारण क्या है बेटे? स्टिल द नीड टू प्रमोट एजुकेशन फॉर वुमेन इंडिया इज एमिनेंट फॉर वेरियस रीजंस व्हिच आर एज फॉलोज। हम उन कारण की बात करते हैं बेटे। पॉइंट नंबर 1, एमिनेंट मीन्स बेटा जरूरत, इज एमिनेंट फॉर वेरियस रीजंस, कि उनके लिए बेटे जरूरी है, हमारे को वो करना ही करना है। Still, the need to promote education for women in India is important, is necessary for various reasons. तो आप eminent की जगह necessary word भी लिख सकते हैं। Is necessary for various reasons. अब वो various reasons क्या है बेटे? वो various reasons ये हैं कि हम उनको एक social status दे पाए, हम उनको इंडिपेंडेंट बना पाए, हम उनको डिपेंडेंट नेचर से बाहर लाएं। हम बेटे उनको ऐसा ना सोचें कि वो एक फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी है, हम उनको बेटे एक इंडिपेंडेंसी दें। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि वुमेन एजुकेशन को अभी हम लोगों को और इम्प्रूव करना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, इट इम्प्रूव्स। अगर ऐसा होगा तो क्या है बेटे? इट इम्प्रूव्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2, इट इम्प्रूव्स, it improves the social
स्टेटस ऑफ वुमेन। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, पॉइंट नंबर 3, इट हैज a favorable impact on fertility rate बेटे अगर वुमेन पढ़ी लिखी हैं, फीमेल्स पढ़े लिखे हैं, तो बेटे उनको पता है कि आगे फैमिली प्लानिंग को कितना प्रमोट करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजों को बेटे फेवरेबल इम्पैक्ट में आ जाएगा हमारे लिए। इट हैज अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट एंड हेल्थ केयर ऑफ वुमेन and health care of women and children। बेटे 3 पॉइंट्स हैं जिसको आपने पढ़ना है कि हमारे लिए क्यों जरूरी है एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया। यहां मैं एक पॉइंट आपको और लिखवा रहा हूं बेटे, एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह, उसको ध्यान से समझेंगे। Therefore, we cannot show the satisfaction about the upward movement in literacy rates as we have miles to go. We have miles to go in achieving 100% literacy rate। तो बेटे आप लोग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा ना सोचे कि यहाँ पर लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा है तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अभी बेटे आपको माइल्स टू गो, अभी आपको बहुत आगे तक जाना है। 100% लिटरेसी रेट को अचीव करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आपके यहाँ पर पॉपुलेशन जिस तरीके से ग्रो हो रही है, उस तरीके से लिटरेसी रेट बेटे कभी 100% तक नहीं आ पा रहा है। हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा से ज्यादा होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बेटे हर साल एक ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जन्म ले रहा है। बेटे आप देखो कि हमारे यहाँ पर कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ हुआ है पॉपुलेशन को लेकर। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया के अंदर इस वक्त जो हुआ है, वो बेटे बहुत जरूरी है रोकना हमारी डेवलपमेंट के लिए। आप इस बात के डेटा को, फैक्ट में आप गूगल पे आप इस बात को सर्च करें, ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन इंडिया में हर साल जन्म ले रही है। और ऑस्ट्रेलिया अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज इंडिया से 7 टाइम्स बड़ा है, 7 गुना बड़ा है। अब आप देखो बेटे एरिया वाइज वो हमसे कितना ज्यादा है उनके पास एरिया, और हर एक साल के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जन्म ले रहा है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है, हम लोगों के लिए रिसोर्सेज उतने कम होते जा रहे हैं। तभी बेटे ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात पे विचार कर रही है कि हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बिल आ रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। बेटे हम लोग भी चाइना की तरह वो पॉपुलेशन बिल इंडिया में लाने वाले। तो अगर ये कोरोना नहीं होता तो इस साल वो बिल आ जाता, लेकिन आने वाला है बेटा वो बिल, कि हम लोग चाइल्ड पॉलिसी को लेकर एक बिल इंडिया में लेकर आएंगे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, हायर एजुकेशन, कि हमें हायर एजुकेशन में क्या क्या काम करना है, हमें हायर एजुकेशन को कैसे डेवलप करना है। हायर एजुकेशन,
इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम एक पिरामिड की तरह है, एक पिरामिड की तरह है। यहाँ पे इतने लोग एडमिशन लेते हैं, फिर इतने रह जाते हैं, इतने रह जाते हैं, और फाइनली टॉप पर जाते जाते बहुत कम लोग पहुंचते हैं। नैरो होता जाता है बेटे, एक एक स्टेप ऊपर जाते रहते हैं और ये कम होते रहते हैं। तो इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो पिरामिड की तरह स्टीप है। लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर एजुकेशन लेवल, धीरे धीरे एजुकेशन लेवल तक आते आते जो स्टूडेंट्स हैं बेटे वो कम होते रहते हैं, लोग कम होते रहते हैं। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम pyramid is steep, indicating lesser and lesser number of people reaching the higher education level. The higher education level. As per National Sample Survey Organization, NSSO, ये आपने 11th में पढ़ा था बचपन में स्टैटिस्टिक्स में। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन data in the year 2011-12, the rate of unemployment among youth males who were graduate and postgraduate who were graduate and postgraduate in rural areas was 19%. In urban areas, this rate was 16%. Nearly 30% of the rural female graduates were unemployed. In contrast to this, only about 3 to 6% of primary level educated youth in rural and urban areas were unemployed. Therefore,
The government should increase allocation of funds for higher education and also improve the standard of higher education institutes so that students are imparted employable skills in such institutions. As per NSSO data in the year 2011-12, the rate of unemployment among youth males who were graduated and post-graduated in rural areas was 19%. मतलब ऐसे मेल्स यूथ मेल्स जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट थे रूरल एरियाज के अंदर वो अनएम्प्लॉयड रह गए बेटे 19% के रेट से और अर्बन एरियाज में वो रेट 16% का था. Nearly 30% of rural female graduates were unemployed. In contrast to this, only about 3 to 6% of primary level educated youth in rural and urban areas were unemployed. Therefore, the government should increase allocation of funds for higher education and also improve the standard of higher education institutes so that students are imparted employable skills in such institutions. Government को फंड्स को एलोकेट करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए एलोकेशन ऑफ फंड्स हायर एजुकेशन के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, जिससे कि वहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे स्किल्स आप दे पाए, इम्पार्ट कर पाए, जो उसके एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर काम आए. बेटे इसी के लिए इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया में आई है वो इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए आई कि हम वहां पर अपनी हायर एजुकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. द इंडियन एजुकेशन सिस्टम पिरामिड इज स्टीप, इंडिकेटिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर एजुकेशन लेवल. ये जो स्टीप लेवल का पिरामिड बना है बेटे इसको कैसे कम किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हायर लेवल तक लाया जाए, इस सब चीजों को देखते हुए हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाएं. लेकिन अभी तक तो हम वही बात करेंगे जो एजुकेशन पॉलिसी से पहले की. ठीक है सर.